आज जब हम रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। हमें लगता है कि इंसान बहुत आगे बढ़ चुका है। हम रॉकेट लॉन्च होते देखते हैं, हमारे बनाए सैटेलाइट्स पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं और अंतरिक्ष स्टेशन में लोग रह रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमने ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन दोस्तों, अगर हकीकत की परतें हटाएं और सच की गहराइयों में झांकें तो एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने आती है। सच ये है कि इंसान ने अंतरिक्ष के उस अनंत महासागर में अभी तक सिर्फ अपने पैर के अंगूठे को ही डुबोया है। हमारा पूरा का पूरा अंतरिक्ष सफर, हमारा सारा घमंड अभी भी पृथ्वी के आंगन में ही सिमटा हुआ है। जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए। इंसान ने पहली बार 1961 में पृथ्वी की कक्षा में कदम रखा। उसके कुछ साल बाद 1969 में हमने एक नामुमकिन सा दिखने वाला सपना पूरा किया। इंसान चांद तक पहुंचा। निस्संदेह ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पहली बार कोई जीव अपने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर किसी और दुनिया की सतह पर खड़ा था। लेकिन यहाँ एक पेंच है। चांद पृथ्वी से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है। सुनने में ये दूरी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर यह दूरी शून्य के बराबर है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने घर के दरवाजे से निकलकर सिर्फ गेट तक गए हों। और दुख की बात यह है कि चांद पर जाने के बाद हम वहां रुके नहीं। कुछ मिशन हुए, झंडे गाड़े गए और फिर इंसान वापस अपनी सुरक्षित जगह पृथ्वी की कक्षा तक सिमट गया। आज भी दशकों बाद इंसान खुद जहां तक जाता है वो जगह है लो अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी की सतह से महज 160 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच का इलाका। जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की हम इतनी बातें करते हैं, वो हमारे सिर के ऊपर सिर्फ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा है। 400 किलोमीटर! जरा सोचिए, ये दूरी दिल्ली से जयपुर या मुंबई से पुणे के आसपास की दूरी जितनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये दूरी क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि लंबवत है। यानी इंसान ने ब्रह्मांड में जितनी भी शारीरिक यात्रा की है वो पृथ्वी की चार दीवारी के इर्द गिर्द ही है। इसके आगे जो कुछ भी हमने देखा है वो हमारी आंखों ने नहीं बल्कि हमारी बनाई मशीनों ने देखा है। हमारे रोबोटिक मिशन ये हमारी असली आंखें और कान हैं। वॉयेजर जैसे यान जो 1970 के दशक में लॉन्च किए गए थे, आज वे इंसानी इतिहास की सबसे दूर जाने वाली वस्तुएं बन चुके हैं। वे सूर्य की प्रभाव सीमा, जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं, उसे पार कर चुके हैं। लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचने में 1 या 2 साल नहीं बल्कि कई दशक लग गए। और इतनी लंबी यात्रा के बावजूद वे अभी भी किसी दूसरे तारे के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। मंगल ग्रह पर जो रोवर्स चल रहे हैं, जैसे परसिवियरेंस, वे वहां इंसान की जगह काम कर रहे हैं। वे तस्वीरें भेजते हैं, वहां की लाल मिट्टी को कुरेदते हैं, जीवन के सबूत तलाशते हैं। लेकिन ये सब एक बहुत ही धीमी और थका देने वाली प्रक्रिया है। यहीं पर हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अगर आज कोई इंसान मंगल ग्रह के लिए रवाना हो तो उसे वहां पहुंचने में करीब 7 से 9 महीने लगेंगे और वापसी के लिए फिर उतना ही समय। ये कोई वीकेंड ट्रिप नहीं है। ये 1.5 से 2 साल की एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर पल मौत का साया साथ चलता है। ये हमें बताता है कि आज की हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी दरअसल कितनी सीमित और पुरानी है। हम जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल करके खुद को आधुनिक कहते हैं, वो असल में रसायन यानी केमिकल्स जलाकर आगे बढ़ते हैं। ये तकनीक आज की नहीं बल्कि 70-80 साल पुरानी है। रॉकेट विज्ञान का सबसे क्रूर नियम यह है कि रॉकेट का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ ईंधन ढोने में खर्च हो जाता है। यानी ईंधन को ले जाने के लिए और ईंधन चाहिए और उस एक्स्ट्रा ईंधन को ले जाने के लिए और भी ज्यादा ईंधन चाहिए। जैसे जैसे ईंधन जलता है, रॉकेट हल्का होता है और गति पकड़ता है। लेकिन फिर भी रसायनों की अपनी एक सीमा है। हम चाहे कितना भी जोर लगा लें, हम जितनी तेजी से जाना चाहते हैं उसके लिए हमें पहाड़ जितना ईंधन चाहिए होगा, और रॉकेट जितना भारी होगा उसे उड़ाना उतना ही मुश्किल होगा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे इंसान आज तक पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रा इतनी महंगी और जटिल है। एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए करोड़ों अरबों डॉलर पानी की तरह बहाने पड़ते हैं। और सिर्फ भेजना काफी नहीं है, अंतरिक्ष इंसान के लिए बना ही नहीं है। वहां का हर कोना हमें मारने के लिए तैयार बैठा है। पृथ्वी माँ की तरह हमारा ख्याल रखती है। वो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन देती है, पीने को पानी देती है, सूर्य की जानलेवा किरणों से बचाने के लिए ओजोन की चादर देती है और हमें जमीन से बांधे रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण देती है। लेकिन जैसे ही आप पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते हैं, आप एक दुश्मन इलाके में होते हैं। वहां हर एक सांस के लिए मशीनों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक छोटी सी तकनीकी खराबी, एक छोटा सा छेद और सेकंड्स में खेल खत्म।
इसीलिए आज भी अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। अब तक सिर्फ कुछ 100 लोग ही पृथ्वी से बाहर गए हैं। 8 अरब की आबादी में ये संख्या लगभग न के बराबर है। दूसरी तरफ हमारी मशीनें लगातार आगे बढ़ रही हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी हमारी आंखें ब्रह्मांड की गहराइयों में समय की शुरुआत तक झांक रही हैं। वे अरबों साल पुरानी रोशनी को पकड़ रही हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ देखने वाले यंत्र हैं। वे हमें वहां ले जा नहीं सकते। हम देख बहुत दूर तक सकते हैं, लेकिन जा बहुत थोड़ा ही सकते हैं। हमारे पैरों में अभी भी भारी जंजीरें हैं, ईंधन की, दूरी की और सबसे महत्वपूर्ण समय की। अगर आज कोई आपसे पूछे कि इंसान असल में अंतरिक्ष में कहां तक पहुंचा है, तो इसका सबसे ईमानदार जवाब यही होगा, हम अभी पृथ्वी की परछाई से ज्यादा दूर नहीं गए हैं। हम अभी भी अपने घर के दरवाजे पर ही खड़े हैं। सौरमंडल हमारे लिए अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, और तारों की दुनिया, वो तो अभी एक सपने जैसी है। जब वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार कर लिया कि हमें पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना ही होगा, तो सबसे पहला नाम जो जुबान पर आया वो था मंगल, मार्स। मंगल को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो कोई स्वर्ग है, बल्कि इसलिए क्योंकि पूरे सौरमंडल में पृथ्वी के बाद अगर कोई जगह है जो हमें थोड़ी बहुत समझ आती है, तो वो मंगल है। मंगल पृथ्वी का पड़ोसी है। औसतन ये लगभग 22 करोड़ किलोमीटर दूर है। हालांकि ये दूरी ग्रहों की चाल के साथ घटती बढ़ती रहती है। मंगल का दिन लगभग पृथ्वी जितना ही लंबा होता है। वहां भी मौसम बदलते हैं, वहां भी विशाल पहाड़ हैं, गहरी घाटियां हैं, और सबसे बड़ी उम्मीद, वहां कभी पानी रहा है। यही वो सबूत था जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। पिछले कई दशकों में दर्जनों मिशन मंगल की तरफ भेजे गए। शुरू में धुंधली तस्वीरें आईं, फिर लैंडर उतरे, और अब रोवर्स वहां की सतह पर पहिए घुमा रहे हैं। परसिवरेंस और क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स वहां अथक परिश्रम कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि क्या वहां कभी जीवन पनपा था। लेकिन रोबोट और इंसान में जमीन आसमान का फर्क होता है। रोबोट को न अकेलेपन का डर लगता है, न उसे कैंसर होने की चिंता है, और न ही उसे अपने परिवार के पास वापस लौटने की जल्दी है। वो वहां सालों तक अपनी बैटरी खत्म होने तक काम कर सकता है। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम इंसान को मंगल पर भेजने की योजना बनाते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती यात्रा ही है। 7 से 9 महीने एक छोटे से धातु के डिब्बे में बंद रहना, जहां न ताज़ी हवा है, न धूप, और न ही चलने फिरने की आज़ादी। इतने लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी यानी भारहीनता में रहने से मानव शरीर पर भयानक असर पड़ता है। हड्डियां खोखली होने लगती हैं, मांसपेशियां पिघलने लगती हैं, आंखों की रोशनी पर दबाव पड़ता है। हमारा शरीर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिए बना है, उसके बिना ये बिखरने लगता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी और सबसे खतरनाक समस्या है रेडिएशन। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणों और सौर तूफानों से बचाता है, लेकिन मंगल के रास्ते में ऐसी कोई ढाल नहीं है। अंतरिक्ष यात्री लगातार रेडिएशन की बौछार झेलेंगे, जिससे कैंसर और जेनेटिक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। तीसरी बड़ी समस्या है कम्युनिकेशन गैप। पृथ्वी और मंगल के बीच रेडियो सिग्नल को आने जाने में कई मिनट, कभी-कभी तो 20 मिनट तक लग सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मिशन के दौरान कोई आपात स्थिति आती है, कोई आग लगती है या सिस्टम फेल होता है, तो पृथ्वी से मदद का कोई भी संदेश तुरंत नहीं पहुंचेगा। वहां मौजूद लोगों को भगवान भरोसे अपने दम पर ही फैसले लेने होंगे। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि इंसान मंगल पर सुरक्षित पहुंच गया, तो क्या वहां पिकनिक मनाना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। मंगल एक रेगिस्तान है, लेकिन पृथ्वी के रेगिस्तान जैसा नहीं। वहां का वातावरण बेहद पतला है, सांस लेने लायक हवा का नामो निशान नहीं है। तापमान इतना ठंडा होता है कि खून जम जाए, और वहां चलने वाली धूल भरी आंधियां इतनी विशाल होती हैं कि वे पूरे ग्रह को महीनों तक ढक सकती हैं। वहां इंसान को जीने के लिए पूरी तरह से बंद रहना होगा। हर बूंद पानी, हर सांस हवा और हर निवाला मशीनों के रहमो करम पर होगा। ये किसी नए शहर को बसाने जैसा नहीं होगा, बल्कि ये एक पनडुब्बी में जिंदगी गुजारने जैसा होगा, जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। और इन सब के बाद एक और सवाल खड़ा होता है, वापसी का। मंगल पर जाना सिर्फ वन वे टिकट नहीं हो सकता। वापसी के लिए ईंधन चाहिए। क्या हम पृथ्वी से इतना ईंधन ले जा सकते हैं? मुश्किल है।
इसलिए वैज्ञानिक अब इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी मंगल की मिट्टी और वातावरण से ही ईंधन बनाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये तकनीक अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। इतनी चुनौतियों के बावजूद मंगल अभी भी हमारा सबसे करीबी विकल्प है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल को हमारा दूसरा घर कहना जल्दबाजी होगी। वे इसे सिर्फ एक अगला कदम मानते हैं। मंगल से पहले अब नजरें दोबारा चांद पर टिकी हैं। चांद को एक लॉन्च पैड या पड़ाव की तरह देखा जा रहा है। वहां का कम गुरुत्वाकर्षण रॉकेट लॉन्च करना सस्ता बना देगा। यानी भविष्य में हम शायद चांद पर रुककर फिर मंगल के लिए उड़ान भरेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। मंगल हो, चांद हो या शुक्र, ये सब हमारे सौर मंडल के ही कमरे हैं। हम अभी भी अपने सूरज के आंगन में ही खेल रहे हैं। अगर इंसान को सच में एक इंटरस्टेलर स्पीशीज बनना है, अगर हमें एक नई दुनिया चाहिए, तो हमें सौर मंडल की सीमाओं को लांघना होगा। और यहीं से शुरू होती है मानव इतिहास की सबसे बड़ी और कठिन चुनौती। ग्रहों के बीच की दूरी तो हम फिर भी नाप सकते हैं, लेकिन तारों के बीच की दूरी, ये हमारे दिमाग की कल्पना से भी परे है। मंगल तक जाना मुश्किल है, पर दूसरे सितारे तक पहुंचना, ये पूरी तरह से एक अलग स्तर की समस्या है। हमारे सूरज के बाद जो सबसे नजदीकी तारा है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। यह पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। अब प्रकाश वर्ष सुनकर हमें लगता है कि यह समय की बात हो रही है, लेकिन नहीं, यह दूरी है। इसका मतलब है कि प्रकाश, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, उसे भी वहां तक पहुंचने में 4.25 साल लगते हैं। अब जरा इस दूरी को हमारी आज की तकनीक से तौलते हैं। इंसानों ने अब तक जो सबसे तेज यान बनाया है, पार्कर सोलर प्रोब, उसकी गति भी प्रकाश की गति के सामने चींटी की चाल जैसी है। अगर हम आज की अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके एक जहाज प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ भेजें, तो उसे वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। जी हां, हजारों साल। इसका मतलब यह है कि जो लोग उस जहाज में बैठकर पृथ्वी से निकलेंगे, वे कभी अपनी मंजिल नहीं देख पाएंगे। उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा उसी जहाज में बीत जाएगा। उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे। कई पीढ़ियां उस जहाज के अंदर ही पैदा होंगी और मर जाएंगी, तब जाकर शायद कोई वंशज उस तारे की रोशनी देख पाएगा। यही सबसे बड़ा विलन है, समय। दूरी बड़ी है, लेकिन समय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान की उम्र सीमित है, हमारा शरीर नश्वर है। कोई भी इंसान हजारों साल जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए दूसरे तारों तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ बेहतर रॉकेट नहीं, बल्कि अपनी सोच को पूरी तरह बदलना होगा। इसी सोच से एक कॉन्सेप्ट निकला है, जनरेशन शिप। एक ऐसा विशालकाय उड़ता हुआ शहर जिसमें पूरा समाज बसता हो। वहां खेत हो, स्कूल हो, अस्पताल हो। ये जहाज एक समय कैप्सूल की तरह ब्रह्मांड के सन्नाटे में तैरता रहेगा और पीढ़ियां अपना जीवन वहां गुजारेंगी। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन इसे हकीकत में बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। ऐसे जहाज में हर संसाधन को साइकिल करना होगा। पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं की जा सकती। हवा को बार बार साफ करना होगा। और अगर बीच रास्ते में कोई बड़ी तकनीकी खराबी आ गई या कोई महामारी फैल गई, तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा। पृथ्वी बहुत पीछे छूट चुकी होगी। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। सोचिए उन बच्चों के बारे में जो उस जहाज पर पैदा होंगे। उन्होंने कभी नीला आसमान नहीं देखा होगा, कभी नदी में पैर नहीं डाला होगा। क्या वे इस कैद को स्वीकार करेंगे? क्या वहां विद्रोह नहीं होगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब हमारे पास अभी नहीं है। एक और विचार है हाइबरनेशन, यानी क्रायोस्लीप, यानी यात्रियों को गहरी नींद में सुला देना ताकि उनका शरीर बूढ़ा न हो और वे सीधे मंजिल पर जाकर जागे। फिल्मों में यह बहुत आसान दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में इंसानों को सालों तक सुलाकर सुरक्षित रखना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इंसान की फितरत ही है सीमाओं को तोड़ना। वैज्ञानिक जानते हैं कि आज के केमिकल रॉकेट हमें तारों तक नहीं ले जा सकते। इसलिए वे अब एडवांस्ड प्रोपल्शन यानी भविष्य के इंजनों पर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि कहां जाना है, सवाल यह है कि कैसे जाना है। और इसके लिए हमें भौतिकी के नियमों को अपनी सीमा तक निचोड़ना होगा। सबसे पहली उम्मीद है आयन इंजन। आयन इंजन में हम आग नहीं लगाते, बल्कि गैस के कणों को बिजली और चुंबकत्व का इस्तेमाल करके बहुत तेज गति से बाहर फेंकते हैं। इसका धक्का या थ्रस्ट बहुत कम होता है, शायद इतना कम कि ये आपके हाथ पे रखे कागज को भी ना उड़ा सके।
लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये थकता नहीं है। ये इंजन महीनों सालों तक लगातार चल सकता है। अंतरिक्ष में घर्षण नहीं होता, इसलिए ये धीरे धीरे गति बढ़ाता जाता है और अंत में प्रचंड वेग हासिल कर लेता है। आज के कई सैटेलाइट्स और डीप स्पेस मिशन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भरोसेमंद है, लेकिन इतना भी तेज नहीं कि ये इंसान की एक ही उम्र में दूसरे तारे तक पहुंचा दे। इसके बाद आता है न्यूक्लियर प्रोपल्शन, परमाणु ऊर्जा। जिस तरह परमाणु ऊर्जा से हम बिजली बनाते हैं या पनडुब्बियां चलाते हैं, उसी तरह रॉकेट को भी परमाणु शक्ति से चलाया जा सकता है। ये केमिकल रॉकेट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा और ईंधन भी कम खाएगा। इस पर 1960 के दशक से ही काम चल रहा है, लेकिन सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अगर लॉन्च के समय रॉकेट फट जाए और परमाणु ईंधन बिखर जाए तो ये पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वैज्ञानिक इसे लेकर बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एक और रोमांचक विचार है सोलर सेल, यानी अंतरिक्ष में बादबान वाला जहाज। जैसे पुराने जमाने में नावें हवा के दबाव से चलती थीं, वैसे ही ये यान सूरज की रोशनी के दबाव से चलेंगे। इसमें ईंधन की जरूरत ही नहीं है। विशालकाय पतली चमकीली चादरें अंतरिक्ष में फैलाई जाएंगी और लेजर बीम या सूरज की रोशनी उन्हें धक्का देगी। ये तकनीक छोटे रोबोटिक मिशनों को बहुत तेज गति दे सकती है, लेकिन भारी भरकम इंसानी जहाज़ों के लिए ये कितना कारगर होगा, ये अभी शोध का विषय है। लेकिन इन सब का बाप, वो तकनीक जो सच में गेम चेंजर हो सकती है, वो है फ्यूजन इंजन। फ्यूजन वही प्रक्रिया है जो सूरज को जिंदा रखती है। इसमें दो हल्के परमाणु मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं और अपार ऊर्जा पैदा करते हैं। अगर हम एक छोटा सूरज अपने रॉकेट के इंजन में कैद कर सकें तो हमें वो गति मिल सकती है जिसका हम सपना देखते हैं। फ्यूजन रॉकेट हमें मंगल तक हफ्तों में और दूसरे तारों तक इंसान के जीवन काल में पहुंचा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हम अभी पृथ्वी पर ही फ्यूजन को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। अंतरिक्ष में इसे ले जाना तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भौतिकी का एक क्रूर नियम हमारे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। आप जितना तेज चलेंगे, आपको उतनी ही ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, और जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचेंगे, ऊर्जा की मांग अनंत होती जाएगी। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि द्रव्यमान यानी मास वाली कोई भी चीज प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकती। तो क्या कोई और रास्ता है? क्या हम गति बढ़ाने के बजाय रास्ते को ही छोटा कर सकते हैं? यहीं पर एंट्री होती है साइंस फिक्शन के सबसे चहेते कॉन्सेप्ट की, वॉर्प ड्राइव। वॉर्प ड्राइव का विचार ये नहीं है कि जहाज तेज चले। इसका विचार है कि जहाज अपनी जगह खड़ा रहे और उसके आसपास का स्पेस यानी अंतरिक्ष ही चलने लगे। कल्पना कीजिए कि आप एक कालीन पर खड़े हैं और आपको दीवार तक जाना है। आप चलकर जाने के बजाय कालीन को ही खींच ले। वॉर्प ड्राइव में जहाज के आगे के स्पेस को सिकोड़ा जाता है और पीछे के स्पेस को फैलाया जाता है। इससे जहाज भौतिकी का कोई नियम तोड़े बिना प्रकाश से भी तेज गति से दूरी तय कर सकता है, क्योंकि वो खुद नहीं चल रहा, वो स्पेस टाइम की लहर पर सवार है। गणित के समीकरणों में ये संभव दिखता है। वैज्ञानिक मिगुएल अल्कुबियर ने इसका एक मॉडल भी दिया है, लेकिन हकीकत की जमीन पर यह अभी कोसों दूर है। ऐसा करने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी या एंटी मैटर की इतनी विशाल मात्रा चाहिए जो शायद पूरे ब्रह्मांड में भी मिलनी मुश्किल है। और अगर हम बना भी लें तो क्या ऐसा जहाज इंसान को सुरक्षित रख पाएगा, या स्पेस को मोड़ते वक्त हम खुद ही कुचले जाएंगे? ये वो सवाल है जो वैज्ञानिकों को रात भर जगाए रखते हैं। एक और रास्ता है वर्म होल, यानी ब्रह्मांड में एक शॉर्टकट। जैसे कागज के दो सिरों को मोड़कर उनमें पेंसिल से छेद कर दिया जाए तो दूरी खत्म हो जाती है, लेकिन वर्म होल भी अभी तक सिर्फ कागजों पर और ब्लैकबोर्ड के समीकरणों में ही मौजूद है। हमने उन्हें देखा नहीं है और ना ही हम जानते हैं कि उन्हें बनाया कैसे जाए। तो लब्बे लुबाब क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है? आज की तारीख में कड़वा सच यही है कि इंसान दूसरे सितारों तक नहीं पहुंच सकता। आने वाले कई दशकों तक, शायद इस सदी के अंत तक भी ये सपना अधूरा ही रहेगा। हमारी तकनीक, हमारा शरीर और भौतिकी के नियम सब हमें अभी रोक रहे हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है। याद कीजिए, आज से सिर्फ 120 साल पहले इंसान ने उड़ना भी नहीं सीखा था। 200 साल पहले बिजली का बल्ब जादू लगता था। 500 साल पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती, ये छलांग लगाती है। फिलहाल हमारे लिए सबसे समझदारी वाला रास्ता यही है कि हम कदम दर कदम आगे बढ़ें। पहले हम लो अर्थ ऑर्बिट को अपना घर बनाएं, फिर चांद पर बस्तियां बसाएं, फिर मंगल पर इंसान का झंडा लहराएं और वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करना सीखें।
हमें अपने शरीर को अंतरिक्ष के लिए ढालना होगा या शायद अपनी चेतना को मशीनों में ट्रांसफर करना होगा। दूसरे सितारों तक पहुंचना शायद आज के इंसान का काम नहीं है। ये उन लोगों का काम होगा जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, या शायद ये काम हमारे बनाए सुपर इंटेलिजेंट रोबोट्स करेंगे। लेकिन एक बात तय है, इंसान की जिज्ञासा को कोई जंजीर बांध नहीं सकती। हम खोजबीन करने के लिए ही बने हैं। हमने गुफाएं छोड़ी, हमने महाद्वीप खोजे, हमने पृथ्वी छोड़ी, और एक दिन, चाहे उसमें 1000 साल लगें, हम सौर मंडल की लक्ष्मण रेखा भी पार करेंगे। सितारों तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कठिन है और खतरों से भरा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है, और वो कदम हम उठा चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हम कभी प्रकाश की गति को हरा पाएंगे? क्या इंसान कभी किसी दूसरी पृथ्वी या एक्सोप्लैनेट पर अपना घर बना पाएगा, या हम इसी सौर मंडल में कैद होकर रह जाएंगे? अपने विचार और अपनी कल्पनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। विज्ञान और ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आसमान में देखकर सपने बुनते हैं। धन्यवाद, और अगली बार तक अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें।